अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग ना मैंने सुबह से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। अभी बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम हो रहा था, उनके लिए लंच बॉक्सेस रेडी कर रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ आजकल मैं बच्चों को लंच के लिए क्या दे रही हूँ। तो शामी कबाब मैंने एक दिन पहले ही बनाए थे और इसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड की है। मैंने बताया था ना आपको कि आजकल मैं बहुत ईजी वे में बनाती हूँ और बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्विक रेसिपी है। तो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रीज़र में ना एक बड़ा ट्रे रखा हुआ है शामी कबाब का, लेकिन ये वाले कबाब जो है ना ये मैंने बच्चों के लिए बनाया था, तो इसलिए इनको सेपरेट रखा था क्योंकि इनमें और दूसरे कबाब में डिफरेंस है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो खैर बच्चों के लिए मैंने 3 कबाब फ्राई किए। फ्राई तो ऐसे मैं नहीं करती, मैं सिर्फ ग्रेस करती हूँ पैन को ऑलिव ऑयल से और उसमें ही कबाब जो है ना वो रेडी कर लेती हूँ। आजकल मेरे बच्चों को ना ये वाले सैंडविच बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए डेली फिर मैं उनको यही देती हूँ लंच में। तो शामी कबाब फ्राई करने के बाद मैंने इस तरह से स्प्रेड कर लिया ब्रेड पे, ऊपर से एक और ब्रेड रखेंगे और फिर वो जो मैंने सैंडविच मेकर लिया था ना, आपको दिखाया था, उससे हम इसको शेप दे देंगे। अच्छा, ये जो ब्रेड है ना ये स्क्वायर शेप में नहीं थी, थोड़ी सी ये रेक्टेंगल शेप में थी, जिसकी वजह से उतनी परफेक्ट शेप नहीं बनी है, वरना अगर प्रॉपर स्क्वायर शेप में हो ना थोड़े बड़े साइज़ के ब्रेड, तो बहुत अच्छी शेप आती है। इस कटर की वजह से ना सारी ब्रेड की जो साइड्स हैं वो सील हो जाती हैं, तो जो भी मटेरियल आप अंदर रखते हैं ना वो बाहर नहीं आता है। एनीवेज एक अलग बॉल में मैंने अंडा लिया था, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको हम बीट कर लेंगे। चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट और सीजनिंग भी कर सकते हैं आप। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑलिव ऑयल से ही उसको ग्रीस कर लिया था। तो बस सैंडविचेस इसमें डिप करके हम पैन पे रखते जाएंगे और ये देखें ये इस तरह से बन जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं, बच्चों को पसंद आते हैं एटलीस्ट। आप चाहें तो इसे ज़्यादा ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं हम, लेकिन मैं क्योंकि ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ तो एक्सपेंसिव इतना होता है कि इंसान सोचता है कम से कम ही यूज़ करो। खैर अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी और रात में ना यहाँ पे स्टॉर्म आया था, तो इसलिए आपको रोड्स पे काफ़ी कुछ नज़र आ रहा होगा। तो सुबह उठो ना तो फिर पता चलता है कि कितनी तबाही हुई है। खैर ये इतना बड़ा स्टॉर्म तो नहीं था, रूटीन का ही था, वरना जब कुछ ज़्यादा ख़तरा होता है तो बता देती है स्टेट। यहाँ पे मैसेजेस भी आ जाते हैं फ़ोन पे इमरजेंसी के, या फिर न्यूज़ में भी आप देखते रहते हैं, तो पहले से ये लोग ना अलर्ट कर लेते हैं। शुक्र है आज मौसम अच्छा था, बादल थे जिसकी वजह से धूप नहीं पड़ी थी, वरना सुबह के टाइम ना सामने से ही सूरज आ रहा होता है और मेरे फेस पे आ रही होती है धूप, जो कि बहुत इरिटेट करती है। एनीवेज़ बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर गई। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी तो जल्दी से मैं रेडी हो गई थी और नाश्ता करी थी यहाँ पे। तो आज मैं ब्रेड और कबाब ले रही थी क्योंकि एक दिन पहले ही बनाए थे ना कबाब, तो टेस्ट तो करने होते हैं अगले दिन फिर। अच्छा, जैसे मैं खाने लगी ना मुझे याद आया कि फिर आप लोग बोलेंगे कि मैं उल्टे हाथ से खा रही हूँ, तो पहले मैंने बैक कैमरा पे किया वीडियो को और फिर मैंने खाना शुरू किया। अब देखें यहाँ पे मैं फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ दोबारा से, तो आपको लग रहा होगा मैं उल्टे हाथ से खा रही हूँ, जबकि मेरा राइट हैंड ही है। ये आप लोग खुद घर पे करके देखिएगा अपने कैमरा के साथ, फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि मैं तो कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी इतने लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अब तो बल्कि कोई इस तरह का कमेंट करे ना तो मेरे सब्सक्राइबर्स में से ही किसी ने उनको रिप्लाई किया होता है कि वो फ्रंट कैमरा से बना रही हैं इसलिए उनका राइट हैंड जो है वो लेफ़्ट लग रहा है। एनीवेज़ अभी मैं डॉक्टर के पास आ गई थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। तो पिछले कुछ दिनों से ना यही सब चल रहा था, कभी डॉक्टर विज़िट तो कभी लैब वर्क, और डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी थी और यही कहा कि अगर मेडिसिन से बात ना बनी तो दोबारा सर्जरी करनी होगी। अब ये बात सुनने के बाद मेरा सवाल तो ये होना चाहिए था कि पहले सर्जरी इसीलिए तो की थी, तो अब दोबारा क्यों करनी होगी? लेकिन मेरे जहन में कुछ और चल रहा था, तो मेरा सवाल ये था कि मुझे तो ट्रैवल करना है, क्योंकि थोड़े से ही दिन रह गए हैं पाकिस्तान जाने में, और अगर दोबारा से सर्जरी हुई तो ज़ाहिर है उसके बाद कुछ दिन का तो रेस्ट चाहिए होता है। तो मेरे जहन में तो यही सब चल रहा था और डॉक्टर ने इतनी आसानी से कह दिया कि अगर मेडिसिन से काम ना हुआ तो हमें रिपीट करनी होगी सर्जरी। अब मैंने अपनी फैमिली में जब डिस्कस किया ये सब, तो उन्होंने तो यही कहा कि डॉक्टर की ही गलती बनती है, क्योंकि सर्जरी हुई ही इस मकसद के लिए थी, तो मकसद जब पूरा ही नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि डॉक्टर की अपनी गलती है। एनीवेज़ मैंने तो अल्लाह पे ही छोड़ दिया, अब सारा कुछ जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और हम इंसान जो है ना बहुत सारी चीज़ों के मामले में बेबस हो जाते हैं। तो अगर कुछ इस तरह से होना है तो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, अल्लाह ने जो भी बेहतर सोचा होगा वही होगा। तो अल्लाह तवक्कल करना चाहिए ऐसे मौके पे और दुआ करनी चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए।
मैं भी यही सब कर रही हूँ आजकल, बाकी अल्लाह खैर करेगा। एक तो यहाँ पे ना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी बहुत टाइम के बाद मिलता है, एटलीस्ट 2 टू 3 वीक्स लग जाते हैं। बहुत अगर कोई जल्दी हो तो 2 वीक्स के बाद ही मिलता है, इससे पहले तो कोई भी डॉक्टर नहीं देता आपको अपॉइंटमेंट। होता है ना कभी आप सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, किसी और डॉक्टर को मैं ज़रूर चेक करवाती अगर इस तरह का सीन होता, लेकिन टाइम ही नहीं है। तो ऐसे मौक़ों पे ना फिर आपको पाकिस्तान याद आता है, अपने मुल्क की ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि इस तरह के मौक़ों पे आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे आप फिर बेबस होते हैं, आपके पास बस इमरजेंसी की ऑप्शन होती है, और वहाँ पे तो आपको पता है मैं पहले गई थी। खैर आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं इसलिए भी अपने ब्लॉग्स में इस तरह की बातें बता देती हूँ ताकि मुझे बदले में बहुत सारी दुआएँ मिल जाएँ, क्योंकि क्या पता अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले, और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कुछ लोग मेरे लिए दिल से दुआ करते हैं। तो अभी मैं घर वापस आ गई थी, घर आके मुझे लंच रेडी करना था, तो आज मैंने चने बनाने थे जो कि मैंने रात में भिगो के रख दिए थे। और हाँ, एक और ज़रूरी बात भी मैंने आपसे करनी थी। आप लोग जब भी प्रेशर कुकर यूज़ करें ना, तो उस टाइम पे किचन में ना रहा करें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि प्रेशर कुकर जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मेरी अम्मी के घर भी ऐसे हुआ। अम्मी सिरी पाए बना रही थी आई थिंक, और साथ ही बैठी थी तो वो ब्लास्ट हो गया। प्रेशर कुकर वाक़ई बहुत डेंजरस है, इसलिए एहतियात क्या करें। ये जो इंस्टेंट पॉट है ना, ये काफ़ी अच्छा रहता है इस मामले में, क्योंकि इसमें सेफ्टी लॉक होता है, तो जब तक सारी स्टीम निकल नहीं जाती ये ओपन हो ही नहीं सकता। चाहे आप इसका स्विच निकाल दें, कुछ भी कर लें, ये ओपन नहीं होगा। कभी-कभी हालाँकि इरिटेटिंग भी लगता है कि हल्की सी तो स्टीम रह गई है, अब तो ओपन हो जाए। होता है ना, हम जल्दी में होते हैं तो वेट नहीं हो रहा होता हमसे, लेकिन ये नहीं ओपन होगा जब तक कि सारी स्टीम नहीं निकलेगी। और प्रेशर कुकर के बारे में तो अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, कभी किसी के घर में ब्लास्ट हो गया तो कभी कुछ हो गया, और कई बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात क्या करें, और स्पेशली अगर आप किचन में प्रेशर दे रहे हैं उसको, तो उस टाइम पे एटलीस्ट किचन में ना रहा करें। एनीवेज़ लंच रेडी करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद आयतल और अली आ गए थे स्कूल से, तो हमने लंच किया, फिर मैं अमान को स्कूल से लेने के लिए चली गई थी, और वापसी पे फिर मुझे अपनी मेडिसिन्स भी लेनी थी। यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर ना प्रिस्क्रिप्शन फॉरवर्ड कर देता है फार्मेसी पे, तो ड्रग स्टोर होते हैं यहाँ पे, वहाँ से जाके आपने अपनी मेडिसिन्स लेनी होती हैं। मैं सोच रही थी पहले मैंने आपको कभी अपने व्लॉग में ना दिखाया ना बताया ड्रग स्टोर के बारे में, तो ये देखें, ये है जी ड्रग स्टोर। वॉलग्रीन्स आई हूँ मैं अभी। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ग्रॉसरी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जो ड्राई ग्रॉसरी होती है, जो यूज़ की चीज़ें होती हैं ना, जैसे सोप हो गया, शैम्पू, स्किन केयर की चीज़ें, मेकअप का सारा सामान आपको ड्रग स्टोर से मिलता है। इसके अलावा मेडिसिन्स जो है ना, हर तरह की आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो काफ़ी कुछ होता है यहाँ पे, बेसिक नीड्स का तो सारा सामान ही होता है। और पहले मेरे हस्बैंड आते जाते पिक कर लेते थे मेडिसिन, तो मुझे कभी आने का मौका ही नहीं मिलता था। अभी मैं ख़ुद ड्राइव करती हूँ, तो ये सारे काम भी फिर मैं ख़ुद ही करती हूँ, और इसलिए आपको कुछ नया नया भी वीडियो में देखने को मिलता है। मैं तो ख़ुद भी आजकल एंजॉय कर रही हूँ व्लॉगिंग, क्योंकि कुछ नया दिखाना ना तो दिल भी करता है व्लॉगिंग करने का। वरना सेम रूटीन दिखाना मुझे बोरिंग लगता है। एनीवेज़ अभी मैं घर आई थी, घर आके अमान को मैंने खाना दिया, अपने हस्बैंड को दिया। चने की फ़ाइनल लुक मैंने आपको दिखाई नहीं थी, तो अभी गर्म करी थी, मैंने कहा ये क्लिप भी ले लेती हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ और फिर आप लोग कहते हैं कि फ़लानी चीज़ तो आपने दिखाई ही नहीं, बाद में फिर कैसे बनी। खैर अब मैं आपके साथ शामी कबाब की क्विक और इजी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने एक दिन पहले बनाए थे और रेसिपी रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि मैंने आपके साथ वादा किया था। तो चिकन मेरे पास ऑलमोस्ट 3 केजी होगा, या यूँ कह लें कि 3 मुर्गियाँ आप साबित ले लें, मैं अंदाज़े से बता रही हूँ। तो बोनलेस भी लिया है मैंने, और विद बोन्स भी लिया है, क्योंकि बोन्स का भी ना एक फ्लेवर होता है। तो आप होल चिकन लें तो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें थाई, चेस्ट सारा आ जाता है। और यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर दाल ऐड की थी, तो एक अगर मुर्गी है तो उसके लिए आप 1 कप दाल लेंगे, जो चाय वाला कप होता है ना, मग होता है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। इसके अलावा प्याज मैंने इसके अंदर 2 ऐड किए थे कट करके, और लहसुन और अदरक जो है ना, आपने इसमें अच्छी क्वांटिटी में लेना है। तो लहसुन हम 60% लेंगे, अदरक हम 40% लेंगे, और मैं तो इसका पेस्ट बना लेती हूँ, बहुत ईजी रहता है इस तरह से। हरी मिर्चें भी मैं इसके अंदर काफ़ी सारी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि लाल मिर्चें ना मैं कम यूज़ करती हूँ। और ये देखें, मैंने इसके अंदर 6 टीस्पून जो है ना वो भर के ऐड किए हैं। तो अगर आप टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपने भर भर के इसके अंदर 3 डालने हैं, अगर आप इस क्वांटिटी में बना रहे हैं। वरना 1 मुर्गी और 1 कप अगर है दाल, तो उसमें आप 1 टेबल स्पून फुल भर के ऐड करेंगे।
नमक मैंने 3 टीस्पून लिया है। इसके अलावा लाल मिर्चें जो हैं मैंने पिसी हुई 2 चम्मच ली हैं और कुटी हुई जो है ना 1 चम्मच ली हैं। मेरे पास वो गोल वाली मिर्चें नहीं थी, वरना अगर वो ऐड करूँ तो फिर मैं कुटी हुई मिर्चें नहीं ऐड करती हूँ। तो हल्दी मैंने 1 और आधा चम्मच ऐड किया है और गरम मसाला जो है ना ये पिसा हुआ यूज़ करती हूँ। जब से भाभी आई हैं ना तो उनकी ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी है, वरना हम साबित गरम मसाला ऐड करते हैं और बाद में उसे चुनना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो ये बहुत क्विक है, आप पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करें। एक मुर्गे के हिसाब से आपने 1 चम्मच भर के उसमें ऐड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कि आपने पानी इसके अंदर ज़्यादा ऐड नहीं करना है। मैंने 1 और आधा कप इसमें ऐड किया था और अभी आप देखना कितना पानी निकल आएगा, क्योंकि चिकन जो है ना अपना पानी भी रिलीज़ करता है। तो अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, पानी ज़्यादा ऐड करते हैं, फिर चिकन का अपना पानी निकलता है और ड्राई करना फिर मुश्किल हो जाता है। अगर प्रेशर दे रहे हैं तो फिर आप इसे 3 से 4 मिनट का भी देंगे तो बहुत है, क्योंकि बाद में पानी भी आपने ड्राई करना है, तो वो भी अपने जहन में रखा करें। प्रेशर अगर ना भी देना तो भी जल्दी ही बन जाते हैं शामी कबाब, क्योंकि उतनी देर में आप किचन समेट लेते हैं, कोई और काम कर लेते हैं तो क्विक हो जाता है। तो खैर यहाँ पे अब देखें कितने अच्छे से पानी ड्राई हो गया है और चिकन और दाल गल भी चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो बोन्स वाला चिकन है ना वो निकाल लेंगे, बोन्स साइड पे कर लेंगे और बाकी जो मटेरियल है ना इसको गरम गरम ही हम इस तरह से डंडे से मैश कर लेंगे। इस तरह से बहुत क्विक रहता है, क्योंकि चॉपर में डालो निकालो बहुत टाइम लगता है। तो ये वाला जो तरीका है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ना चॉपर धोना है ना निकालना है, यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि मेरा चॉपर वैसे भी इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे तो इस चीज़ से ना बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो गरम गरम होता है, बहुत क्विक होता है, आपके 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये डन हो जाएगा। और बाकी चिकन जो हमने बोन से अलग किया था ना वो क्योंकि थोड़ा सा हार्ड भी होता है, तो इसलिए हम उसको ब्लेंडर से कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इन सब को इकट्ठा करेंगे और मज़ीद ब्लेंडर हम यूज़ कर लेंगे कहीं कहीं अगर आपको कोई पार्ट नज़र आ रहा है जिसको आपने मैश करना है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और उतनी देर में हम बाकी चीज़ें रेडी करेंगे। तो आलू मैंने बॉईल किए थे, अगर 1 चिकन है तो उसके लिए आपको 1 बड़े साइज़ का आलू चाहिए, अगर ज़्यादा डालेंगे ना तो टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बच्चों के लिए जो मैंने अलग से बनाए थे ना उनमें मैंने आलू ज़्यादा यूज़ किया था और धनिया पुदीना और हरी मिर्चें प्याज ये मैंने उनमें ऐड नहीं किए थे, तो टेस्ट चेंज हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ तो ये एक अलग फ्लेवर बनता है और उस तरह से एक अलग फ्लेवर बनता है। और अंडे मैंने 3 ऐड किए थे इसके अंदर। इसके अलावा जो आलू बॉईल किए थे ना उसके अंदर मैंने नमक और काली मिर्च पाउडर भी ऐड किया था। तो बस इन्हें मिक्स करेंगे और शामी कबाब बना लेंगे, फिर फ्रीज़ करेंगे और मज़े करेंगे। अब आप ये क्विक और इजी रेसिपी ट्राई करें और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपके शामी कबाब कैसे बने। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।